पिताजी का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी। पढ़ा हुआ ना वैसे तो अपने, सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी। मैंने वहां चार्ट में भी लिखवाया था कि सोमेश्वर के दो बेटे थे, एक का नाम था पृथ्वीराज और एक का नाम था हरिराज। वो से पिताजी का नाम क्या है? सोमेश्वर। माता जी का नाम क्या है? जो बड़े राजा होते हैं ना, इनके मम्मी पापा वगैरह के बार पूछ लेते हैं। तो अभी 28 मई को एक वो एग्जाम था, वो जयन का एग्जाम था, उसका क्वेश्चन था राजपूत सम्राट पृथ्वीराज की माता का नाम बताइए। तो माता का नाम क्या है? फिर कर्पूरी देवी का इसलिए भी पूछ लेते हैं कि कर्पूरी देवी जो थी, पृथ्वीराज बहुत यंग एज में राजा बन गया था। पृथ्वीराज 11 साल की उम्र में राजा बन जाता। कितनी साल की उम्र में? तो बहुत छोटी उम्र में जब राजा बन जाया करते थे तो उनकी मम्मी शासन संभालती थी। तो पृथ्वीराज जब शुरुआती दिन थे उसके राजा के, तब उसका शासन किसने संभाला था? उसकी माता ने। और माता का नाम क्या था? और ऐसे जब माताएं शासन संभाला करती उनको बोलते संरक्षिका। क्या बोला करते थे? कि भाई वो उसके संरक्षक है, वो उसकी गार्जियन बनी हुई है। लिखो, पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। पृथ्वीराज बिकेम रूलर इन 11 ईयर्स। पृथ्वीराज राजा बना तो उसे कई जगह से चैलेंजेस मिले। उसे घर में चैलेंज मिले, पड़ोसियों से चैलेंज मिले, अपने राज्य में चैलेंज मिलने शुरू हुए, विदेशियों की तरफ से आक्रमण होने शुरू हुए। कहां कहां से चुनौतियां मिली बताओ? देखे, घर में, राज्य में, पड़ोसियों से। घर में क्या चैलेंज मिले? विग्रह चतुर्थ के दो बेटे थे, एक का नाम था अपर गांगे, एक का नाम क्या था? नागार्जुन। पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि अपर गांगे बना था, लेकिन अपर गांगे तो उसने हटा दिया था जगदेव वाले बेटे ने। जगदेव वाला बेटा कौन था? पृथ्वीराज सेकंड। और मैंने कहा था नागार्जुन का तो बाप पड़ेगा, नंबर ही नहीं आया। अब जब सोमेश्वर के बाद में उसका बेटा पृथ्वीराज थर्ड बनने लगा, तो नागार्जुन ने कहा यार इस पीढ़ी में मैं बचा हुआ हूं और मेरा भी नंबर आना चाहिए। उसने अपर गांगे को कहा यार भैया ऐसे क्या हो रहा है यार, तुम भी बन सकते हो, तुम्हें भी बीच में हटाया था। अपर गांगे ने कहा भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, मेरे को तो पृथ्वीराज सेकंड ही आ गया था, ये अब थर्ड और आ गया और मैं तो नहीं बनूंगा राजा। तू राजा बन जा और मैं तेरे साथ हूं। नागार्जुन तुम संघर्ष करो और मैं तुम्हारे। कौन नारे लगा रहा था? नागार्जुन ने संघर्ष किया, नागार्जुन खुद को राजा घोषित कर देता। और नागार्जुन ने अपनी राजधानी बना ली गुड़गांव। कौन सी राजधानी बना ली? गुरुग्राम। गुड़गांव क्या बोलते हैं आजकल अपने? हम कहते हैं द्रोणाचार्य का गांव है। किसका गांव है? द्रोणाचार्य गुरु थे तो गुरु जी का ग्राम है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु हुआ करते थे। इसको अपनी राजधानी बना लिया। अब मतलब चौहानों के राज्य में दो राजधानी है। मुख्य राजधानी तो अजमेर, जहां पर कौन बैठा हुआ है? पृथ्वीराज थर्ड। एक राजधानी बना के बैठ गया नागार्जुन, और वो राजधानी कौन सी है? ये तो चैलेंज है ना सीधा सीधा, कि आपके राज्य में कुछ इलाका ऐसा है जहां पर आपकी चलती नहीं है और वहां पर दूसरा आदमी राजा बना बैठा है। तो पृथ्वीराज बाद में जाता है, इन दोनों भाइयों को पीटता है, गुरुग्राम में इनकी जो राजधानी थी उसको तहस नहस करता है और इनके विद्रोह को कुचल देता है। नागार्जुन तो भगवान जाने उसके बाद कहां भाग गया था, कोई अता पता ही नहीं है नागार्जुन का। तो अपने कौन से दो चचेरे भाइयों के विद्रोह को कुचलता है? नागार्जुन और अपर गांगे। नागार्जुन कहां राजधानी बना के बैठा था? लिखो। अब चैलेंज कहां पे मिल रहा है? अच्छा, ये छोटी उम्र में राजा बना तो कई लोगों को लगा कि यार ठीक है, राजा तो छोटा सा है तो अपने कुछ भी मनमर्जी कर सकते हैं। किसी टाइम में पंजाब में सतलज वाला जो इलाका है, यहां पर एक जनजाति रहा करती थी, बंडानक। कौन सी जनजाति थी? ये बंडानक पंजाब से आगे बढ़ गए थे और पंजाब से आगे बढ़ के दो जगह पे रहने लग गए थे। हरियाणा में दो जगह पे रहते थे, हिसार और गुरुग्राम। कहां रहते थे? कौन सी जनजाति? एक बंडानक जनजाति है जो हरियाणा में दो जगह रहती है। कहां कहां रहती है बताओ? देखे, लूटपाट करने वाली जनजाति थी। पर क्या होता है, राजा का डर होता है तब तो लूटपाट होती नहीं, और जब राजा का डर खत्म हो जाता है तो कोई अभी आदमी लूटपाट करना चाहेगा? बस सीधा सा है, पुलिस यदि ढंकी है तो चोरी चकारी नहीं होती, और पुलिस का यदि पैरा वगैरह ढंका नहीं हो तो लोग चोरियां कर लेते हैं। यही तो होता है। इन बंडानकों ने अब लूटपाट करनी शुरू की। कहां लूटपाट करनी शुरू की? अपने राजस्थान वाले इलाके में, मथुरा, अलवर, भरतपुर। मथुरा तो अपने टच में ही लगता है इधर, अलवर भरतपुर के इन इलाकों में इन बंडानकों ने लूटपाट करने शुरू कर दी। पृथ्वीराज, ये 1182 के आसपास की बात। पृथ्वीराज शुरू में साल भर तक अपनी मम्मी के संरक्षण में शासन करता है, फिर खुद संभाल लेता है। 1182 के आसपास वो इन बंडानकों पर हमला करता है, बंडानकों ने उसके माफी मंगवाता है, उनके विद्रोह को पूरी तरीके से कुचलता है। तो कौन सी एक जनजाति के विद्रोह को कुचला था? वो कौन से इलाके में बदमाशियां कर रहे थे? ये किस साल की बात है? इन दिनों एक जैन राइटर हुआ करते, जिनपति सूरी। कौन राइटर है? मैंने कल बताया था कि जिनके नाम के पीछे क्या लगे हुए हो, ये सारे के सारे कौन है? और जिनपति सूरी कई किताबें हैं, कोई एक किताब का नाम याद नहीं रखना। उन कई किताबों से, कई दोहों से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज ने एक जनजाति का विद्रोह कुचला था। और वो जनजाति कौन सी है? याद रहेगी बात? लिखो।
पड़ोसियों में इसके पड़ोस में एक राज्य पड़ता था महोबा। कौन सा राज्य पड़ता था? महोबा। यूपी और एमपी वाला बॉर्डर लगता है, एमपी वाली साइड में एक राज्य पड़ा करता है, इस राज्य का नाम क्या था? महोब। और यह महोबा के एक राजा थे जिनका नाम था परमार्दी देव चंदेल। महोबा के राजा का नाम क्या? तो इस परमार्दी देव भाई आसपास के राजा होते उनमें वैसे भी बनती नहीं है एक दूसरे से, अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना ही चाहते थे। और परमार्दी देव चंदेल ने एक बार एक कांड कर दिया। किसी युद्ध से पृथ्वीराज की सेनाएं वापस लौट रही थी। पृथ्वीराज के जो घायल सैनिक थे वो पीछे पीछे आ रहे थे। भाई कोई भी सेना होगी उसमें घायल सैनिक तेज चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे? धीमे धीमे चलेंगे, तो थोड़े पीछे रह गए। इस परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के जो घायल सैनिक थे उनको पकड़ के मार दिया। तो पृथ्वीराज ने कहा यार ये ठीक है, हम तो कुछ ही नहीं कह रहे थे, तू हमारे सैनिकों को मार देता है। तो पृथ्वीराज ने इस बार महोबा पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिया? लिखो महोबा का युद्ध, बैटल ऑफ महोबा। पृथ्वीराज महोबा पे कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद अपने एक बंदे को वहां महोबा में छोड़ के आता है। उस बंदे का नाम था पंजवंत राय। क्या नाम था बंदे का बताओ देखे? पंजवंत। अपने जयपुर का राजा था ये। तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते थे, जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोला करते थे? आमेर बोलते। पंजवंत राय को पृथ्वीराज की बहन की शादी की हुई थी, तो पृथ्वीराज का बहनोई और लगता था। युद्ध लड़ने के लिए साथ में गया, उसने जीता और जीतने के बाद अपने बहनोई को आ गया महोबा आप संभालो। तो महोबा का प्रशासक किसको बना के आया था? पंजवंत राय। किसको बना के आया? लिख लो। इधर लड़ाई होनी शुरू हो गई आपके यूपी में। किसके साथ में लड़ाई होनी शुरू हो गई? यूपी के अंदर एक वंश हुआ करता गहडवाल। कौन सा वंश था? तो चौहानों के और गहडवालों के बीच में विवाद हो गया। एक हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया था कि विग्रह चतुर्थ के टाइम से ही चौहानों ने दिल्ली जीत ली थी। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि इन्होंने दिल्ली जीत ली थी और दिल्ली वाले जो तोमर हुआ करते थे वो इनको क्या दिया करते थे? टैक्स। अब जो दिल्ली में तोमर राजा था उसके बेटा नहीं था। दिल्ली में जो तोमर राजा था उसके जयचंद कन्नौज का बहुत बड़ा राजा था और जयचंद को ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा। किस पे कब्जा करूंगा? पृथ्वीराज को जब पता चला गया यार इतने दिन तक अपने दिल्ली वाले तोमरों से टैक्स लेते थे, अब दिल्ली वाले तोमर राजा के बेटा नहीं है, तो उसने दिल्ली पे जाकर कब्जा कर लिया। उसने कहा राजधानी दिल्ली है, इस राजा के तो बेटा है नहीं, तो उसके बाद में अब दिल्ली को डायरेक्ट मैं ही संभाल लूंगा। अब टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं है, अब हम अजमेर नहीं है, हमारी राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो पृथ्वीराज कहां पर कब्जा कर लेता है? जबकि जयचंद के खुद के मन में थी कि ये जब इधर इसके बेटा नहीं है तो मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, यूपी के मेरे नजदीक भी लगता है। तो एक तो दोनों में लड़ाई थी दिल्ली को लेके। किसको लेके लड़ाई थी? कि इस तोमर अनंगपाल तोमर था, इसके बाद में राज यहाँ पे पृथ्वीराज करेगा या जयमल करेगा, इसको लेके उनके बीच थोड़ा थोड़ा पंगा चल ही रहा था। और कब्जा कौन कर लेता है वहां पे? पृथ्वीराज। लिखो। अच्छा, एक विवाद का कारण यह था कि अभी मैं आपको एक युद्ध बता रहा था महोबा। महोबा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज और परमार्दी देव चंदेल। जयचंद परमार्दी देव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद ने किसकी सहायता की थी? परमार्दी देव चंदेल की। क्योंकि जयचंद की पृथ्वीराज से दिल्ली वाले मैटर को लेकर बन नहीं रही थी और अब पृथ्वीराज की बननी किससे बंद हो गई? परमार्दी देव चंदेल से। दुश्मन के दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं। तो जयचंद का दुश्मन कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का दुश्मन कौन? परमार्दी देव। तो जयचंद किसका दोस्त बन गया? परमार्दी देव चंदेल। तो पृथ्वीराज को यह भी गुस्सा आया कि यार मेरी लड़ाई परमार्दी देव चंदेल से, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलचंद, तुम्हारा क्या लेना देना इधर? तो लिखो। एक कारण आजकल आपको नया नया और पता चल गया होगा। जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था मानुषी छिल्लर। नहीं था क्या? हाँ, जो भी नाम था भाई, उसका नाम था सेयोंगिता। क्या नाम था? और ऐसी कहानी है कि सेयोंगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। और सेयोंगिता ने अपने पिताजी को कहा कि डैडी यदि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? तो जयचंद ने कहा कि और कोई मिला ही नहीं तेरे को, किसी से भी शादी कर सकती है लेकिन तेरी शादी हम किससे नहीं करेंगे? वो अपना दुश्मन है, दिल्ली को लेकर लड़ाइयां चल रही है अपनी उसके साथ, और उसके साथ शादी कैसे की जा सकती है? सेयोंगिता ने कहा बाबा प्यार हो जाए तो हो ही जाए, उसमें क्या ही किया जा सकता है। अच्छा, जयचंद को लगा कि यार सेयोंगिता कुछ करे, उससे पहले सेयोंगिता की शादी कर देनी चाहिए। पहले राजकुमारियों की शादी की जाती तो कहते भाई राजकुमारी खुद अपना वर चुन सकती है, स्वयं वर, स्वयं अपना वर चुन ले, इसलिए क्या बोला करते उसको? ऐसी कहानी है कि जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया और स्वयंवर के अंदर भारत के तमाम राजाओं को निवेदन भेजे गए कि भारत के सभी राजाओं और राजकुमारों जो जो सेयोंगिता से शादी करने की इच्छा रखते हैं वो यहाँ पर अपना रिज्यूम लेकर पधारे। सेयोंगिता जिसको पसंद करेगी उसके साथ में क्या कर दी जाएगी? आपकी शादी। तमाम राजाओं को बुलाया गया लेकिन पृथ्वीराज को तो इनविटेशन ही नहीं दिया गया। और ऐसी कहानी है कि पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना के वहां खड़ी कर दी गई जहां गेट कीपर खड़ा होता है कि बस इसकी औकात गेट कीपर बनने की है, मेरे घर के अंदर तो घुस नहीं सकता।
बाकी सारे राजा आगे दरबार में बैठ गए, राजकुमार आगे दरबार में बैठ गए। सुयोंगिता एक एक से पूछ रही थी कि जेम्स टोड की दोनों किताबों के नाम बता, है ना, राजस्थान का मतलब क्या होता है पूरा बता, इसका आधा किताब का नाम नहीं चलेगा, कौन से राजा ने मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया था, है ना, पृथ्वीराज विजय में क्या क्या लिखा हुआ है, बिजोलिया बिले की सारी बातें बता देगा तो कर लूंगी तेरे साथ। पर किसी भी आदमी से पूरा कोर्स सुनाया, रिवीजन तो करते थे नहीं वो सारे के सारे, है ना। तो सुयोंगिता ऐसे निकलती 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 बाहर निकली, बाहर जाके वो गेट के ऊपर वाली मूर्ति थी, उस गेट के ऊपर वाली मूर्ति की उसने माला पहना दी और उसने कहा मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, इसी को माला पहनाऊंगी। और कहानी है कि पृथ्वीराज अपनी सेना लेके बाहर खड़ा था, पृथ्वीराज वहां से सुयोंगिता को किडनैप करता है और सुयोंगिता को लेके आ जाता है और उसे शादी कर लेता है। जयचंद की और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है और पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। तो पृथ्वीराज जयचंद की एक बेटी का अपहरण कर लेता है, किसका, और उससे क्या कर लेता है, शादी। लिखो, ये वाली जो कहानी है अपने तमाम इतिहासकार कहते हैं कि झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जनश्रुतियां हैं, लोक श्रुतियां हैं, लोक में ऐसी कहानियां थोड़ी ज्यादा हिट हो जाती है। भारत में वैसे भी प्रेम कहानियों में लोगों को चटकारे ज्यादा आते हैं, हो भले नहीं हो, अपने को बातें करने में तो मजे आते ही हैं, है ना। अपने नॉर्मल लोग भी बैठे बैठे बात करेंगे कि क्लास में उनका पता चला, पहले अलग अलग बैठते थे, अभी 2 दिन से देखा तूने, क्यों देखना तेरे को, तू कॉपी में देख लिया करते। अपने को इन बातों में मजे ही आते हैं। नॉर्मली कोई किसी से रजिस्टर भी मांग ले तो अपने वाला कहता है अच्छा आज तो क्या, आज केवल रजिस्टर मंगाता है, इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं सब पता चलता है वैसा, धान खाया धान। तो अपने आम आदमी की मानसिकता वही है। तो अपने इतिहासकार कहते हैं भाई साहब भारत में प्रेम कहानियां थोड़ी जल्दी हिट हो जाती है, बस यही है, इसके अलावा इस कहानी में सच नाम की कोई भी चीज है तो तमाम इतिहासकार इसको नकारते हैं। एक इतिहासकार जिसको स्वीकार करते हैं वो है दशरथ शर्मा। वो कौन है, शर्मा जिनका नहीं, वैसा कुछ ना कुछ तो है, देखो जहां धुआं है इसका मतलब आगे है, ऐसे एकदम बात नहीं होती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी रजिस्ट्री से मांगा था वरना और किसी से नहीं मांगा। हम भी क्लास में बैठे हुए थे, हम कहां जाते हैं फिर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से इतिहासकार ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है ना, सचिन झूठी अपने साइड में जाए। अपने तो याद रखने वाली बात है कि कौन सा इतिहासकार इस प्रेम कहानी को एक हिस्टोरिकल फैक्ट मानता है, हिस्ट्री में ऐसी बात हुई। इन दिनों गजनी के अंदर एक राजा बना हुआ था गोरी, मोहम्मद गोरी। कौन राजा बना हुआ है, मोहम्मद गोरी राजा बना हुआ है। कहां का राजा बना हुआ है, गजनी, गजनी का राजा बना हुआ है मोहम्मद गोरी। वो गजनी वाला राजा मोहम्मद गोरी है, वो उधर से गजनी की तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गजनी कहां पे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे घुसेगा तो अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा जो अपना और पाकिस्तान का संयुक्त हिस्सा वो है पंजाब। कुछ पंजाब अपने पास में और कुछ पंजाब किसके पास में, पाकिस्तान। कुछ क्या है अपने पास तो 1/4 ही है, 3/4 किसके पास पड़ा है, पाकिस्तान। वो उधर से पंजाब की तरफ से आगे बढ़ा और उसने अपने पंजाब में एक जगह थी वहां पे कब्जा कर लिया, तबर हिंद। कहां पर कब्जा कर लिया, तबर हिंद मतलब आज का बठिंडा। आज की कौन सी जगह, आज जिसको आप बठिंडा कहा कहते हो, तब उसका नाम क्या हुआ करता था, तबर हिंद पर इसने कब्जा कर लिया था। तो बाद में पृथ्वीराज ने पूछा इससे कि भाई इधर किधर आ रहा है आगे, देखो नाथी का बाड़ा थोड़ी है जो आगे बढ़ते ही आ रहा है उधर से। तो उसने कहा कि मैं, तू तबर हिंद की बात कर रहा है, मैं करूंगा दिल्ली पे कब्जा। तो उसने कहा दिल्ली पे करेगा तब तो मेरे से पूछ के करेगा तू। तो पृथ्वीराज दिल्ली बैठा है, वो दिल्ली से आगे की तरफ आता है। गोरी पंजाब है, वो पंजाब से आगे की तरफ आता है। तो दिल्ली और पंजाब के बीच में आता है हरियाणा, हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह, लिखो तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। तराइन कहां पे पड़ता है, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 1191। पृथ्वीराज वर्सेस गोरी, लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज जीतता है। पृथ्वीराज ने दिल्ली पे तब कब्जा कर लिया था। दिल्ली में कौन हुआ करते, तोमर। तो दिल्ली का एक तोमर पृथ्वीराज के साथ लड़ने के लिए गया था, गोविंदराज। दिल्ली से कौन लड़ने के लिए गया था, गोविंदराज तोमर। कहां का गोविंदराज तोमर बताओ देखे, कहते गोविंदराज तोमर ने गोरी के बर्छी मारी थी, बर्छा होता बर्छा, बर्छा मारा था, गोरी के आगे वाले दोनों दांत तोड़ दिए थे। तो इस युद्ध में गोरी को घायल करके पकड़ा गया था। तो गोरी को पकड़ने वाला आदमी या घायल करने वाला आदमी कौन है, गोविंदराज। लिखो, लाइन छोड़ के लिखो, कारण हो गए। गोरी को घायल किया और गोरी को घायल करने के बाद में गोरी को पकड़ के लेके आते हैं दरबार में। कहते हैं पृथ्वीराज अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ है और गोरी को लेके आए। पृथ्वी कौन है रे, किसको लेके आए, कि गोरी है, पक्का यही है गोरी। तो गोविंदराज ने कहा यही है, यही है। तुम्हें कैसे पता होगा, आगे वाले दोनों दांत टूटे हुए ना, तुम्हें क्या होता, मैंने तोड़े थे सर।
गौरी को लेके आए, गौरी को बांध के सामने लाया गया पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज ने पूछा, बता भाई गौरी, मार दिया जाए या? और गौरी ने कहा कि काली गां हूं मैं तुम्हारी, मुंह में तिनका लेके, भारत में सबसे बड़ी माफी मानी जाती थी मुंह में तिनका लेना। यदि मुंह में आप तिनका ले लेते हो, लकड़ी ले लेते हो, इसका मतलब माफी। तो मुंह में तिनका लेके माफी मांगता हूं, आज के बाद तुम्हारी तरफ मुंह नहीं करूं मैं तो। और भाई रे आज छोड़ दे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे बिगाड़ा तो किसने यार, तू युद्ध करने के लिए आ गया था, तब हिंद पे कब्जा कर लिया था। और क्या कह रहा था तू उस दिन कि मैं तुम्हारी दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा? उसने कहा गलती हुई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक बार छोड़ यार। और पृथ्वीराज ने भाई खोल दो गौरी को, बढ़ा दो इसको, भाग यहां से। तो मंत्री संतरी पास में बैठे थे, उन्होंने कहा राजा क्या कर रहे हो, इसको भगाना नहीं चाहिए, इसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। क्यों क्यों जेल में डाल देना चाहिए? अरे दुश्मन है और पकड़ लिया, आप युद्ध में पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया जाए। तो पृथ्वीराज ने कहा कि मंत्री महोदय शायद आप भारत की संस्कृति को भूल रहे हैं। भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाना चाहिए, भागती हुई दुश्मन की सेना पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसकी सेना भाग रही है, ये माफी मांग के सामने नाक रगड़ रहा है आपने, क्यों पकड़ना है इसको? मंत्री ने वापस कहा कि राजन आपकी बात एकदम सही है, लेकिन भारत की संस्कृति उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो भारत की संस्कृति को मानते हैं। ये अटक पार का आदमी है, मल्लेच्छ है, और इस पे भारत की संस्कृति लागू नहीं होती। भारत में किसी भी आदमी को पकड़ने के बाद छोड़ा जाए एहसान मंद रहता है, वो नहीं उसकी 3 पीढ़ियां गर्दन नीचे करके चलती है कि जब फलान जी ने हम पे एहसान किया था और हमारी जान बख्शी थी। ये आदमी नहीं मानता इस बात को, थोड़े दिनों बाद वापस लड़ने के लिए आ जाएगा। पृथ्वीराज मुस्कुराया, मुस्कुरा के उसने कहा कि मंत्री महोदय मुझे लगता है तुम आजकल डरते बहुत ज्यादा हो, या तुम्हारी तलवारों के जंग लगा हुआ है, क्या दोबारा आक्रमण करने आएगा तो तुम दोबारा नहीं लड़ पाओगे? तो मंत्री ने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं, आप कहोगे वहां लड़ लेंगे तो छोड़ा जाए। तो गौरी कहा बस चपले हाथ में ले, यहां से रवाना हो। गौरी यहां से रवाना होता है, तराइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। मंत्रियों ने कहा साहब हमने कहा था नहीं जाएगा। पृथ्वीराज ने समाचार भेजा, भाई तू इधर क्या कर रहा है? तू कह रहा था मैं गजनी जाऊंगा। उसने कहा एक्चुअली सर उस दिन मैं डरा हुआ था, आपके दरबार में पूरी बात बता नहीं पाया, एक लफड़ा और है। गजनी का राजा मैं नहीं हूं, मैं तो साहबुद्दीन गोरी, मेरे बड़े भैया गयासुद्दीन गोरी, और गजनी के राजा वो है। और मेरे बड़े भैया को पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, इसलिए मेरे बड़े भैया को इतना गुस्सा आ रखा है कि जिस दिन पता चला था हार गया, उस दिन से अब तक छुरी तेज कर रहे हैं, और मैं जैसे ही जाऊंगा जाते हलाल करेंगे हलाल। सर प्लीज थोड़ा सा भैया का गुस्सा शांत हो जाने दो, भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। पृथ्वीराज ने कहा ठीक बैठा रह तू, अपने कोई बात नहीं। पर पृथ्वीराज को लगा क्या पता ये आगे की तरफ बढ़े, तो पृथ्वीराज खुद भी तराइन के पास में जाके बैठ गया कि एहतियातन यदि आगे की तरफ बढ़ेगा तो अपने इसको वहीं पे रोक लेंगे। लेकिन आगे बढ़ना छोड़िए, गोरी कुछ भी नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है वहां पर एकदम गोरी। तो पृथ्वीराज को लगने शुरू आ गया यार जब चुपचाप ही बैठा हुआ कुछ करेगा तो है नहीं। तो पृथ्वीराज ने अपने जितने भी डंके डंके कमांडर थे उनको दूसरी सीमाओं पे भेजना शुरू किया। क्या गुजरात वालों चालुक्यों से अपनी बनती नहीं है? क्या पता अपने बैठे हुए यहाँ हरियाणा में चालुक्य उधर से अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, तो सेनापति को आगे तू यार उधर गुजरात वाली बाउंड्री का ध्यान रख, यार जयचंद से नहीं बनती अपनी थोड़ी, तुम उधर जाके जयचंद वाली बाउंड्री का ध्यान रखो। ये चंदेलों से अपनी नहीं बनती है इतनी, तुम चंदेलों वाली बाउंड्री का जाके ध्यान रखो। सब बाउंड्रियों पे अपने सेनापति वापस भेजने शुरू किए। लोगों ने कहा तो फिर यहाँ, तो उसने कहा यहाँ मैं बैठा हुआ हूं, और पहली बात गोरी कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ करेगा तो मैं खुद ही देख लूंगा, मत चिंता करो। गोरी करना छोड़िए, गोरी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक मिलित नमस्ते और करके जाए, सर नमस्ते, मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, आपकी एनिवर्सरी भाभी जी की एनिवर्सरी आएगी, मेरी तरफ से गिफ्ट भेज रहा हूं मैं आपको। गोरी एकदम सीधा गऊ बना हुआ वहां पे। पर गोरी बड़ा चालाक आदमी था, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी, मौके की तलाश के अंदर था। मुसलमान राजाओं में एक बहुत अच्छी आदत थी, वो अक्सर सामने वाले दुश्मन की जासूसी करवाते, पता लगवाते कितना पानी है अगले के पास में। और उसने जासूसी करवाई, से पता लगा कि भाई पृथ्वीराज के डंके डंके सेनापति बाहर निकल चुके हैं, उसकी सेना अब अपने से कम है, उसकी सेना ज्यादा नहीं। उसने और पता लगाना शुरू किया, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते, उसको एक एक चीज की जानकारी इनकी, सब तरफ उसके जासूस वगैरह जो उसको जानकारियां दे रहे हैं ऐसी बातों की। और उसे एक बार पता चला कि पृथ्वीराज के सैनिकों ने किसी बात को लेकर पार्टी की है और लेट नाइट सोए हैं, 2-2:30 बजे के आसपास सोए हैं। उस दिन जब उसको पता चला कि लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, उसने अपनी तरफ जो उसका डेरा लगा हुआ था, उसका कैंप था, उधर कैंप फायर किया, आग जलाई उधर। उसने आग जलाने का मतलब होता था कि अगर कोई पार्टी वार्टी उनकी भी चल रहा होगा, कोई फंक्शन चल रहा होगा, तो इन्होंने लगा अपने कर रहे हैं तो वो भी अपना कर रहे होंगे। उल्टा उसने उस आग जब यहां पर आग है तो इसके साइड वालों में हमेशा अंधेरा होगा, उसने उस अंधेरे वाली साइड से अपनी सेना को निकालना शुरू किया।
इन्होंने वो ध्यान दिया नहीं, ये अपनी पार्टी में बिजी थे, ये 2:30 बजे पार्टी वार्टी करके सोते हैं, सुबह 5 बजे के आसपास गोरी अटैक करता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं, विश्वासघात है। सोती हुई सेनाएं मार दी गई। जब तक ये उठते, अपने हथियार संभालते, आधे खड़े हो पाए, आधे खड़े नहीं हो पाए, आधे कोई घोड़ों पे हाथियों पे सवार हो पाए, आधे नहीं हो पाए, किसी ने हथियार लिया, किसी ने हथियार नहीं लिया, तब तक तो तराइन का दूसरा युद्ध खत्म हो जाता है। देखो तराइन का दूसरा युद्ध